डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किस्से का जिक्र करते हैं। लुई माउंटबेटन आखिरी वाइसरॉय बनकर भारत आए। माउंटबेटन ने आते ही भारत के सभी बड़े नेताओं से बात की। नेहरू और गांधी से मिलने के बाद उन्हें लगा उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उतनी भी मुश्किल नहीं है। अंत में माउंटबेटन की मुलाकात हुई मोहम्मद अली जिन्ना से। मुलाकात के बाद उन्होंने अपने प्रेस सचिव से कहा, हे भगवान, आदमी था कि बर्फ की चट्टान। बर्फ की चट्टान कितनी सख्त थी कि वाइसरॉय को आगे के महीनों में पता लगना था। लेकिन उस रोज एक और दिलचस्प चीज हुई। पहली मुलाकात में माउंटबेटन दंपति और जिन्ना की तस्वीर ली गई। जिन्ना को अंदाजा था कि ऐसा होगा, इसलिए वो इस खास मौके के लिए एक कविता या जिसे वन लाइनर कहते हैं याद करके लाए थे। लेकिन ये वन लाइनर एक ही स्थिति में फिट बैठ सकता था तब जबकि जिन्ना और माउंटबेटन अगल बगल खड़े हों और बीच में एडविना खड़ी हो। तो हुआ ये कि दोनों पति पत्नी ने जिन्ना को अपने बीच में खड़ा कर लिया। जिन्ना एक ही चीज सोच के आए थे, सो उन्होंने वही दोहरा दी। बोले, रोज बिटवीन द थॉर्न्स, यानी दो कांटों के बीच एक गुलाब। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज 14 अगस्त है, यानी वो तारीख जिस रोज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाता है। पाकिस्तान के गठन में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था या यूं कहीं इज्जत थी, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ही वो शख्स थे जिनसे मिलने के बाद माउंटबेटन ने कहा था, जब तक मैं मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं मिला था तब तक मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो कितनी असंभव है। बंटवारे के पहले जिन्ना के कैसे तेवर थे, एक प्रसंग से आपको बताते हैं। मिस्टर जिन्ना, अगर आपने सर नहीं हिलाया फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये धमकी नहीं है, आपका पाकिस्तान आपसे छिन जाएगा और जहां तक मेरा सवाल है, आप भाड़ में जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। 2 जून 1947 की रात भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के घर की बत्तियां जली हुई थी। भूरे रंग की मेज की एक तरफ भारत के आखिरी वाइसरॉय बैठे थे और दूसरी तरफ 90 डिग्री से कुछ ज्यादा के एंगल में कुर्सी पर टंगे से बैठे थे मोहम्मद अली जिन्ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की फौज को झुका देने वाले माउंटबेटन के लिए चढ़ाई काफी मुश्किल साबित हो रही थी। ट्रांसफर ऑफ पावर के तमाम प्लान्स फेल होने के बाद माउंटबेटन खुद लंदन जाकर एक नए मसौदे पर दस्तखत करवा कर लाए थे। नेहरू तैयार थे, कांग्रेस तैयार थी, गांधी इस योजना में अड़ंगा अड़ा सकते थे, लेकिन माउंटबेटन की खुशकिस्मती से ये सोमवार का दिन था और इस दिन गांधी मौन व्रत रखते थे, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते थे। सबको राजी करने के बाद माउंटबेटन ने रात की आखिरी मुलाकात के लिए जिन्ना को बुलावा भेजा। जिन्ना को उनका प्यार पाकिस्तान मिल रहा था, सो माउंटबेटन को यकीन था कि बर्फ की ये मूरत आज पिघल जाएगी। माउंटबेटन ने जिन्ना से पूछा, मिस्टर जिन्ना, तो मैं आपकी हाँ समझूं? दूल्हे के फूफा बने जिन्ना ने कहा, मुझे मुस्लिम लीग से बात करनी होगी। माउंटबेटन को पता था जिन्ना ही मुस्लिम लीग है। उन्होंने कई तरीकों से जिन्ना से हाँ कहलवाने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना के शब्दकोश में जैसे हाँ शब्द था ही नहीं। माउंटबेटन का संयम अब जवाब दे चुका था। उन्होंने लगभग चेतावनी देते हुए जिन्ना से कहा, कल मीटिंग में मैं सबके सामने ऐलान करूंगा कि मिस्टर जिन्ना ने सहमति दे दी है। इसके बाद मैं आपकी तरफ देखूंगा। अगर आपने उस वक्त हाँ नहीं कहा तो समझो पाकिस्तान गया आपके हाथ से। मीटिंग इस बात पर खत्म हुई। अगले दिन गोल मेज पर एक बार फिर सभी नेता मौजूद थे। वादे के अनुसार माउंटबेटन ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि जिन्ना राजी हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जिन्ना की ओर देखा। इस पल के बारे में माउंटबेटन ने बाद में कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक क्षण था। जिन्ना और माउंटबेटन की नजरें टकराई। जिन्ना के मुंह से कुछ नहीं निकला। माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को वादा किया था कि वो 24 घंटों में पार्टीशन प्लान की घोषणा कर सकेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जिन्ना की ओर नजरें गड़ाई रखी। लगभग अनंत इंतजार के बाद एक गर्दन झुकी, माथे पर बल पड़े और जिन्ना ने ठुड्डी के झटके से पाकिस्तान के गठन पर मुहर लगा दी। माउंटबेटन की जान में जान आई। हालांकि अगर उनकी खुफिया सीक्रेट पुलिस जो डींगे हाँकती थी कि उसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों को जमीन के अंदर से ढूंढ निकाला था, में थोड़ा दम होता तो माउंटबेटन की राह में जिन्ना इतना बड़ा कांटा बन ही नहीं पाते। जिन्ना के सीने में एक बहुत बड़ा राज था जिसकी फोटो एक बेनाम लिफाफे में बंद मुंबई के एक डॉक्टर की तिजोरी में रखी हुई थी। एक काले रंग की फिल्म में 2 बड़े बड़े सफेद धब्बे और उनके इर्द गिर्द
और बहुत से धब्बे। ये चित्रकारी थी जिन्ना के फेफड़ों की। जिन्ना को टीबी का रोग था जो बहुत आगे बढ़ चुका था। थोड़ा सा बोलने के बाद भी वो घंटों हाँफते रहते थे। जून 1946 में जिन्ना को शिमला में ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। उनकी बहन फातिमा जिन्ना उन्हें फौरन मुंबई लेकर आई। तुरंत मुंबई के एक बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। जिन्ना ट्रेन से आ रहे थे। उनके आने से पहले डॉक्टर उनकी ट्रेन में घुसे और चेकअप के बाद चेतावनी देते हुए कहा अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म में उनके स्वागत के लिए जमा भीड़ के बीच से गुजरने की कोशिश की तो बीच में ही ढेर हो जाएंगे। इसलिए मुंबई स्टेशन से पहले एक छोटे से स्टेशन पर उतार कर उन्हें सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिन्ना मामूली आदमी होते तो उन्हें अपने आगे के दिन उसी हॉस्पिटल में काटने पड़ते, लेकिन जिन्ना के लिए विशेष व्यवस्था हुई। सबसे छिपाकर उन्हें डॉक्टर ने अपने घर में रखा। डॉक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि उन्हें अपना काम कम करना पड़ेगा, लेकिन जिन्ना हरगिज तैयार नहीं थे। एक पूरा देश जो अभी सिर्फ उनकी कल्पना में था, हकीकत बनने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। इसलिए जब बंटवारे की बात तय हुई, उन्होंने सीधा ऐलान करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनेंगे। माउंटबेटन ने उन्हें समझाया असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, लेकिन जिन्ना का सोचना अलग था। उन्होंने पहले के ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की शान और शौकत देखी थी, इसलिए उन्होंने माउंटबेटन से दो टूक कहा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मैं बनूंगा और प्रधानमंत्री वही करेगा जो मैं कहूंगा। पार्टीशन की पूरी कवायद के दौरान माउंटबेटन को भनक तक नहीं लगी थी कि जिन्ना साल 2 साल के मेहमान है। हालांकि उनके पहले के वाइस रॉय लॉर्ड वेवल को जिन्ना की बीमारी का पता था और ये रिपोर्ट माउंटबेटन तक नहीं पहुंची थी। बंटवारे के 25 साल बाद माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू में कहा था अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं निश्चित दूसरे तरीके से काम करता। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त तय किया था। आज़ादी की घोषणा के वक्त उन्हें दोनों जगह रहना था, इसलिए तय हुआ कि पाकिस्तान में आज़ादी का फंक्शन 14 अगस्त को मनाया जाएगा। नए देश की कमान संभालने के लिए जिन्ना जब भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, उन्होंने हमेशा की तरह लिनन का सूट नहीं पहना था। धार्मिक पहचान के आधार पर बने देश का सबसे बड़ा नेता अब कपड़ों की पहचान का मोहताज था। जिन्ना ने उस रोज एक ऐसा लिबास पहना जो उन्होंने 50 साल से नहीं पहना था, एक लंबी शेरवानी और चुस्त चूड़ीदार पायजामा। हाँफते हुए विमान की सीढ़ी चढ़ने के बाद जिन्ना एक सीट पर जाकर बैठ गए। भारत से जाते हुए उनके आखिरी शब्द थे किस्सा खत्म हुआ। 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया गया था। जिन्ना ने माउंटबेटन दंपति के लिए दोपहर के भोज का आयोजन किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये रमजान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा है, लंच को डिनर में चेंज कर दिया गया। अब जाते जाते इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद क्यों हुआ और भारत 15 अगस्त को। असलियत यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए। ब्रिटिश संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ। इसमें लिखा था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का बंटवारा होगा, जिससे भारत और पाकिस्तान दो नए देश वजूद में आ जाएंगे। खुद जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 के रोज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से देश के नाम संदेश में कहा था 15 अगस्त आज़ाद पाकिस्तान का जन्मदिन है। इस बात की आप सबको बधाई देता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब अपना पहला डाक टिकट जारी किया, उसमें भी आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही थी। फिर सवाल ये कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी क्यों मनाता है। 2 कारण थे। पहला कारण तो थोड़ी देर पहले बताया कि 15 अगस्त को माउंटबेटन एक साथ 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे। दूसरा कारण अनुमानों के आधार पर बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और जुदा दिखने की फितरत के चलते पाकिस्तान ने यह तय किया कि 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल भट्ट ने। अब मुलाकात होगी कल आपसे। तब तक के लिए बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।